हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम यू ऑल टू द चैनल ऑफ आईएम फाउंडेशन एडुइंस। आज हम लोग यहाँ पे मौजूद हुए हैं आज के केमिस्ट्री के पेपर को डिस्कस करने के लिए। पेपर एज सच वैसा ही था। कल अगर आप मेरा वीडियो देखोगे तो आपको बहुत लाभ आज मिला होगा, क्योंकि लगभग जो सर हम लोग का प्रेडिक्शन था लगभग पेपर वैसा ही है। पेपर स्ट्रेटेजी में जैसा हम लोगों ने गेस करा था वो क्वेश्चन लगभग उसी टाइप का था। जैसे अभी हम लोग जो डिस्कशन करेंगे बच्चे प्रोडक्ट, जैसे अभी हम लोग तीनों सेक्शन पे बात करेंगे, इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक और फिजिकल पे भी। और मेनली हम लोग फिजिकल या इनऑर्गेनिक या ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो भी है उसमें हम बच्चों को हर एक क्वेश्चन में हम और नवनीत सर दोनों आदमी डिस्कस करते चलेंगे कि आपको मतलब किस स्टेप से ये सॉल्व करना था। जहाँ पे नेम रिएक्शन है ऑर्गेनिक की खासकर बात करें तो हम लोग आपको ये गाइड कर देंगे कि इसमें आप कैसे गेस कर सकते थे। और फिजिकल केमिस्ट्री में सर डिस्कस करेंगे कौन सा फॉर्मूला से वो क्वेश्चन निकलने वाला था और वहाँ पे आपको कैसे सोचना था। तो बच्चे वापस से आप जुड़े रहिए। और हमारा एक और आपसे अपील है कि अपकमिंग एग्जाम, जैसे 2 पेपर में तो आप लोगों ने देख लिया, अपकमिंग जो मैथ्स का एग्जाम है वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हम लोग वापस से उसमें अपीयर होंगे लास्ट मिनट टिप्स देने के लिए। उसके लिए तो आप एकदम बने रहिए हमारे साथ। तो चलिए पेपर डिस्कशन शुरू करते हैं। सबसे पहला ये मेरे पास जो पेपर है आज वो सेट 3 है, ठीक है। और सेट 3 में हम ऑब्जेक्टिव टाइप से शुरू करते हैं। देखो पहला क्वेश्चन जो था वो आपका फिजिकल से था। व्हिच अमंग द फॉलोइंग इज अ फॉल्स स्टेटमेंट कि रेट ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन इज इंडिपेंडेंट ऑफ इनिशियल कंसंट्रेशन। तो रेट ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन जो होता है वो रेट कांस्टेंट के बराबर ही हो जाता है। और रेट ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन मतलब K इंटू CA0 का पावर 0 है। मतलब ऑब्वियस सी बात है, डेट इज इनिशियल कंसंट्रेशन से इंडिपेंडेंट है, क्योंकि CO0 की पावर 0 1 हो जाती है। सो पहला जो स्टेटमेंट है वो सही है। हाफ लाइफ ऑफ ए जीरो ऑर्डर रिएक्शन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेट कांस्टेंट। जीरो ऑर्डर रिएक्शन में हाफ लाइफ आता है CA0/2K, तो इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेट कांस्टेंट, ये भी सही है। मॉलिक्यूलरिटी ऑफ ए रिएक्शन में बी जीरो। क्या किसी रिएक्शन का मॉलिक्यूलरिटी कभी जीरो हो सकता है? मॉलिक्यूलरिटी जीरो कभी नहीं हो सकता है। इसलिए नहीं हो सकता है क्योंकि मॉलिक्यूलरिटी क्या होता है? नंबर ऑफ रिएक्टिंग स्पीशीज। अगर वो जीरो हो जाए तो रिएक्शन ही नहीं होगा। सो इसका करेक्ट आंसर सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन वेरी सिंपल। चार्ज रिक्वायर्ड फॉर रिडक्शन ऑफ 1 मोल ऑफ MnO4 - 2 MnO2। इसमें बस तुम्हें मैंगनीज का ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना है। पहले वाले में 7 है, दूसरे वाले में 5 है, तो 5 का ट्रांसफर है तो 1 मोल में 5 फेराड इलेक्ट्रिसिटी लगेगा। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। तीसरा क्वेश्चन इनऑर्गेनिक से, जो इसमें आपको एलिमेंट गेस करना था। अपने पास इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है आर्गन 3d10 4s1। मैं तो आंसर नहीं बताने वाला, सीधा सीधा बात है। आर्गन का एटॉमिक नंबर गेस कर लो, उसमें 10 और 1 जोड़ करके जो एटॉमिक नंबर आ जाए वो आंसर है। 4 ऑप्शन में से बहुत सिंपल दिया हुआ इसलिए मैं नहीं बता रहा हूँ। कॉपर, क्रोमियम, जिंक और मैंगनीज। 18 आर्गन का होता है एटॉमिक नंबर, और उसमें 10 जोड़ोगे तो 28 हो जाएगा, और 1 जोड़ोगे तो 29। खुद बताओ 29 नंबर पे कौन सा होता है? तो चलिए अगला जो क्वेश्चन है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स दैट रिएक्ट विद ईच अदर इन एन एलिमेंट्री रिएक्शन इज अ मेजर ऑफ। कि एलिमेंट्री रिएक्शन में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जो रिएक्ट करते हैं वो किसके बराबर होते हैं? अब ये तुम देखो सिंपल है कि एलिमेंट्री रिएक्शन में ऑर्डर तुम डायरेक्ट लिखते हो नंबर ऑफ रिएक्टिंग स्पीशीज से। सो आंसर इज बी। यहाँ पे बच्चों फिर से इनऑर्गेनिक का कॉम्प्लेक्स का सवाल है। कल सर नवनीत सर हम लोग बात कर रहे हैं डायमैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक्स, और ये सवाल देखो आ गया। डायमैग्नेटिक स्पीशीज आपको चुनने के लिए दिया है NiCN4 2 - 4 कॉम्प्लेक्स है बेसिकली सेट 3 में। आप लोग गेस करेंगे आपके में था या नहीं था, जो भी सेट है। तो इसमें डायमैग्नेटिक सबका एटॉमिक नंबर बच्चों दिया हुआ है। डायमैग्नेटिक कैसे चेक करते हैं? हम सबसे पहले ये चेक करते हैं कि उसमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, जो सेंट्रल मेटल होता है, सेंट्रल मेटल का पहले ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल लेते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं, और लिगेंड को पहचान करके कि वीक फील्ड है या स्ट्रॉन्ग फील्ड, उसके हिसाब से अनपेयर्ड चेक कर लेते हैं। अगर अनपेयर्ड है तो पैरा, और नहीं है तो डाया, तो उसके हिसाब से आप चेक कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो कॉम्प्लेक्स आयंस एंड जियोमेट्रिकल आइसोमर्स एंड कोऑर्डिनेशन आइसोमर। ये नंबर भी क्वेश्चन मैंने कल
कहा था आपको कि आइसोमर्स इंपॉर्टेंट है, बॉन्डिंग इंपॉर्टेंट है। आइसोमर्स में आपको दिया हुआ है सेम कॉम्प्लेक्स है, खाली लिंकेज का फर्क है। अब लो मैंने आंसर भी बता दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अगेन फ्रॉम ऑर्गेनिक सेकेंडरी। अच्छा तुम खुद बताओ कि जब हम अल्कोहल का ऑक्सीडेशन करते हैं बच्चों, अल्कोहल का ऑक्सीडेशन करते हैं तो हमें कौन सा प्रोडक्ट मिलता है? और यहाँ पे बहुत अच्छा चीज भी दिया हुआ है, जानते हो क्या? तुम्हारे को ऑप्शन दिया है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के रूप में CrO3 दिया है, और CrO3 के बोला है कि सेकेंडरी अल्कोहल का अगर CrO3 से ऑक्सीडेशन करेंगे तो क्या बनेगा, गेस कर लेना है। अल्डिहाइड नहीं है बनेगा, प्राइमरी होता है, और कार्बोक्सिलिक एसिड नहीं बनेगा। ठीक है, बाकी गेस करो। IUPAC नेम है सर। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट इज IUPAC नेम। इसमें मेरे पास जो स्ट्रक्चर है वो बेंजीन के ऊपर, जैसे टॉल्वीन आप समझ लीजिए, टॉल्वीन के पैरा पोजीशन पे क्लोरो है, मतलब आप कह सकते हैं पैरा क्लोरो टॉल्वीन, एक तरीके से आप कह सकते हैं। इसका IUPAC करना था, नंबरिंग देख लेना था तुमको। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन का इसमें से कौन सा एग्जांपल है? कोगुलेशन ऑफ एग व्हाइट, कडलिंग ऑफ मिल्क, क्लॉटिंग ऑफ ब्लड, A and B। आंसर NCERT लाइन सीधा सीधा चेक करेंगे, वहां मिलेगा आपको कोगुलेशन ऑफ मिल्क। कम से कम बच्चे इतना तो काम करें एग्जाम के बाद भी, बुक तो वैसे भी नहीं पलटते हैं बच्चे। कन्वर्जन ऑफ फिनॉल टू सैलिसाइलिक एसिड कैन बी अकम्प्लिश्ड। इससे आसान सवाल क्या पूछेगा बच्चों कि आपको पूछा गया है कि फिनॉल को सैलिसाइलिक एसिड में कौन सा नेम रिएक्शन है, और ये इसमें नेम रिएक्शन में भी जो नेम है वो बहुत फेमस है, मैं कितनी बार क्लास में रिपीट कर चुका हूं। RT रिएक्शन है, रिमर्टिमन है ना, फ्रीडल क्राफ्ट नहीं होगा, कोल्वेज रिएक्शन है, और कपलिंग रिएक्शन है। कपलिंग नहीं होगा, फ्रीडल क्राफ्ट नहीं होगा, कोल्वेज और रिमर्टिमन दोनों एक ही पेज पे एनसीईआरटी में चेक कर लेना है कौन सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन, स्कर्वी इज कॉज ड्यू टू डिफिशियंसी ऑफ, बच्चे से पढ़ते हैं स्कर्वी एक बीमारी है, विटामिन के डिफिशियंसी से होता है, कौन सा विटामिन? बस आ गया आंसर। नेक्स्ट, न्यूक्लियोटाइड्स आर ज्वाइंड टुगेदर। न्यूक्लियोटाइड्स आर ज्वाइंड टुगेदर, प्रोटीन का है, कौन सा लिंकेज है आपको ये पहचानना है। अगला क्वेश्चन सर, असर्शन रीजन में पहला क्वेश्चन फिजिकल का है, इसमें दो ऑप्शन दे रखा है। असर्शन में कॉपर कैन नॉट लिबरेट हाइड्रोजन ऑन रिएक्शन विद डाइल्यूट मिनरल एसिड। बिल्कुल सही बात है भाई, कॉपर नीचे आता है, हाइड्रोजन ऊपर आता है, डिस्कस नहीं कर पाएगा। कॉपर हैज पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल, ये भी सही बात है, और यही कारण है कि वो उसको डिस्कस नहीं करेगा। आंसर आप लिख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इन अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इज डबल्ड देन हाफ लाइफ इज आल्सो डबल्ड। सीधे देखो हाफ लाइफ क्या होता है, 0.693/K, मतलब हाफ लाइफ रेट कांस्टेंट पर डिपेंड करता है। तो कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट के डबल ट्रिपल होने से उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। सो ये लिखा है इफ कंसंट्रेशन इज डबल देन हाफ लाइफ इज डबल, तो ये बात गलत लिखा है, बस सीधा ऑप्शन पकड़ लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन सर, असर्शन विटामिन डी cannot be stored in our body and vitamin D is fat soluble vitamin and is not excreted from the body in urine। सही बात है, यूरिन से तो कोई विटामिन पास नहीं करता है, और विटामिन डी cannot be stored in our body। विटामिन डी स्टोर हो सकता है बॉडी में, तो इसमें कोई, अब आप ऑप्शन चेक कर लो। नेक्स्ट, एरोमेटिक प्राइमरी अमाइंस कैनॉट बी प्रिपेयर्ड बाय गैब्रियल थैलीमाइड सिंथेसिस। बच्चों बहुत फेमस रिएक्शन था गैब्रियल थैलीमाइड सिंथेसिस, और आप जानते हैं गैब्रियल थैलीमाइड सिंथेसिस से क्या प्रोडक्ट बनता है। एराइल हैलाइड डू नॉट अंडरगो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन विद द एनायन फॉर्म बाय थैलीमाइड। ये आपको चेक करना है कि एराइल हैलाइड जो है गैब्रियल थैलीमाइड में जो एनायन बनता है, उस एनायन से एराइल हैलाइड एसन रिएक्शन को शो कर सकता है कि नहीं। दोनों स्टेटमेंट को चेक करना है, और दोनों स्टेटमेंट देखो करेक्ट इनकरेक्ट का बात इसमें नहीं है, करेक्ट इनकरेक्ट का नहीं है, सिर्फ और सिर्फ तुमको ट्रू और फॉल्स चेक करना है। अब तो सेक्शन में मैक्सिमम ऐसा ही सवाल आ रहा है। चलिए अब सर सेक्शन बी पे चलते हैं। देखो कितना सिंपल पेपर है, काफी ज्यादा। सेक्शन बी सर, पहला क्वेश्चन, नेम द फॉलोइंग कोऑर्डिनेशन कंपाउंड अकॉर्डिंग टू IUPAC नॉट्स। आपको नेम लिखना है। नेम लिखने का कंडीशन क्या होता है? सबसे पहले तो हम लिगेंड पहचानते हैं, और ये चेक करते हैं कि एनायनिक है या कटायनिक है। अब कटायनिक के लिए अलग रूल है, एनायनिक के लिए अलग रूल है। यहाँ पे वैसे बच्चों मैं तुमको बता दूं कि जो दोनों लिगेंड है वो कटायनिक है, तुमको कटायनिक का रूल पकड़ के दोनों का नाम लिख लेना है, 2 मार्क्स यू विल गेट।
नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज मेंट बाय रेट लॉ एंड रेट कांस्टेंट। कल मैंने कहा भी था रेट वाला चीज देख लेना। डेफिनेशन बेस्ड क्या है, आइडेंटिफाई द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन एंड इफ द यूनिट्स ऑफ रेट कांस्टेंट आर। पहला का सेकंड इनवर्स है, क्लास में डायरेक्ट किया जाता है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। अभी तो तुमने देखा t = 0.693 के पीछे ऑप्शन में लिख भी रखा है, वहां से भी तुम पकड़ सकते थे कि रेट कांस्टेंट जो होता है वो सेकंड इनवर्स मतलब फर्स्ट ऑर्डर है। पहला का फर्स्ट ऑर्डर और मोल पर मोल लीटर सेकंड इनवर्स। इसका मैंने यूनिट आपको बता रखा है, मोल पर लीटर का पावर 1 - 1 सेकंड की पावर -1। ठीक है, तो सेकंड की पावर -1 है, ये n निकाल लो, अपने आप ऑर्डर मिल जाएगा। दूसरा क्वेश्चन है कंप्लीट एंड बैलेंस द फॉलोइंग केमिकल इक्वेशन। ये तो रेडॉक्स का है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। आपको यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट लिख के और बस आसानी से आप आयन इलेक्ट्रॉन मेथड से कर सकते हैं बैलेंस, सिंपल है। नेक्स्ट क्वेश्चन 20। लोगों से मेरा कहना यह है, मेनली पेपर डिस्कशन, ये एक तो जैसे हम लोग बोर्ड पे सॉल्व नहीं कर रहे हैं, पेपर डिस्कशन यहाँ पे हम लोग ऐसे तरीके से कर रहे हैं, हम आपको ये बताना चाह रहे हैं कि किस ढंग से हम लोग कंटेंट कराते हैं क्लास में। और देखिए कि जो लास्ट मिनट टिप्स है वो कितना ज्यादा इम्पोर्टेंट है था हम लोग के लिए। बिल्कुल बिल्कुल, अभी आप पूरा पेपर देखिए, 3 मार्क्स में भी कई सारे क्वेश्चन, मतलब जो मैंने कहा था बिल्कुल लगभग वैसा ही आया है। चलिए अगला क्वेश्चन है 20 में, रेट कांस्टेंट ऑफ ए जीरो ऑर्डर रिएक्शन इज गिवन, how long will it take for initial concentration of air to fall from 0.1? इनिशियल लिमिट सिंपल है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। Ca = Ca0 - kT, दिस इज द इक्वेशन फॉर जीरो ऑर्डर। कल नाम भी लिया था जीरो ऑर्डर और फर्स्ट ऑर्डर का इक्वेशन, और ग्राफ देख लेना। अगला क्वेश्चन इसके और में है, डिकम्पोजिशन ऑफ NH3 ऑन प्लेटिनम सरफेस जीरो ऑर्डर होता है, बहुत बेसिक एग्जांपल। इज जीरो ऑर्डर रिएक्शन व्हाट आर रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ N2 and H2 इफ K इज गिवन। K गिवन है और N2 H2 का रेट निकालना है, बहुत सिंपल, -dCA/dt कर देना है, सिंपल है। अगला क्वेश्चन गिव रीजन। दो रिएक्शन पूछे गए हैं आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से, रीजन बेस है, एनसीईआरटी का डायरेक्ट लाइन है बच्चों। मैं एक बार थोड़ा सा नाम ले लूं क्योंकि एक तो एराइल हैलाइड का ही क्वेश्चन है। ठीक है, आप देखिए बोला है पैरा क्लोरोनाइट्रोबेंजीन, पैरा क्लोरोनाइट्रोबेंजीन दिया है, रिएक्ट विद एक्वस NaOH एट 443 केल्विन टू गिव पैरा नाइट्रोफिनॉल। ठीक है, ये पैरा नाइट्रोफिनॉल प्रोडक्ट बनाया, वेयर एज क्लोरोबेंजीन रिएक्ट विद सेम रिएजेंट। अब आप कारण बता दो, टेम्परेचर और प्रेशर एक में जैसे क्लोरोबेंजीन है तो उसमें क्यों हमको ज्यादा चाहिए, और पैरा क्लोरो नाइट्रोबेंजीन में क्यों ज्यादा चाहिए। मैं बस इतना हिंट्स करता हूँ, पैरा क्लोरो नाइट्रोबेंजीन और क्लोरोबेंजीन दोनों के स्ट्रक्चर में आपको एक डिफरेंस दिखेगा जो नाइट्रो ग्रुप का है। आई थिंक दिस इज द आंसर। ठीक है, नाइट्रो ग्रुप यहाँ पे मेजर रोल प्ले करेगा NaOH के साथ रिएक्शन कराने में, तो यू विल फाइंड इट इन अल्कोहल फिनॉल ईथर चैप्टर, वहां पे आपको मिल जाएगा। मेन प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड व्हेन क्लोरोइथेन रिएक्ट विद KCN इज प्रोपेन नाइट्राइल, व्हाइल विद AgCN इट इज इथाइल आइसोसाइनाइड। रिएजेंट का फर्क क्या है KCN और AgCN में? KCN से प्रोडक्ट प्रोपेन नाइट्राइल बनता है, AgCN से क्या बनता है, इथाइल आइसोसाइनाइड। तो एक में नाइट्राइल बन रहा है, एक में आइसोसाइनाइड बन रहा है। यू आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ रिएक्शन कौन सा है, और यहाँ पे जो रिएजेंट है उस रिएजेंट में क्या डिफरेंस है। वैसे मैं इसको तोड़ के बताऊं, AgCN को तोड़ोगे तो Cn- बनेगा, और KCN को AgCN को तोड़ोगे आइसोनाइट्राइल है और उसमें है KCN, तो K+ और Cl- बनेगा। चलिए नेक्स्ट सेक्शन सी से क्वेश्चन है, हेनरीज लॉ कांस्टेंट दिया हुआ है, कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल्स। मैं रिलेशन बता देता हूँ। कुछ सेट में ये क्वेश्चन ऐसा था, स्टेट हेनरी लॉ, और उसके बाद आपसे पूछा है कि सर्वाइवल ऑफ एक्वेटिक एनिमल्स का कैसे होता है, जो कि मैंने कल 3 नाम लिया भी था, आपको एनसीईआरटी में तो देखना ही चाहिए था। खैर, ये क्वेश्चन कैसे है, हेनरीज लॉ कांस्टेंट फॉर CO2 इज गिवन, KH दिया हुआ है at 298 केल्विन, द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2 इन 540 ग्राम ऑफ C। ओके, और पास्कल में ये दिया हुआ है आपको प्रेशर, तो P = KH into मोल फ्रैक्शन। P and KH इज गिवन, मोल फ्रैक्शन निकलेगा, मोल फ्रैक्शन को लिख लेना नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2 प्लस H2O। CO2 का मोल दिया हुआ है 540 ग्राम है, मोल निकाल लेना, और वहां से तुमको नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2O निकल जाएगा, खत्म।
अगला गिव रीजन फॉर द फॉलोइंग क्वेश्चन है फ्यूल सेल्स आर प्रेफर्ड फॉर प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी देन थर्मल पावर प्लांट। थर्मल पावर प्लांट में फ्यूल सेल्स का क्यों यूज करते हैं? फ्यूल सेल्स का यूज इसलिए करते हैं क्योंकि थर्मल पावर प्लांट से जो वोल्टेज मिलता है वो उतना नहीं होता है जितना कि फ्यूल सेल्स से मिलता है, इसलिए, और एफिशिएंसी भी उसका मैक्सिमम होता है। दीज आर द रीजंस। Iron does not rust even if the zinc coating is broken in galvanized pipe। galvanized pipe में अगर जिंक का कोटिंग टूट भी जाए तब भी आयरन रस्ट नहीं करता है। क्यों? तो गैल्वेनाइजेशन वहां पे एप्लीकेबल होता है, और ये आप बच्चे से जानते आ रहे हैं कि गैल्वेनाइजेशन के कारण वो रस्टिंग को प्रिवेंट करता है, मतलब रोकता है। In the experimental determination of electrolytic conductance, DC is not used। इसलिए क्योंकि डायरेक्ट करंट का जो वोल्टेज होता है वो फ्लक्चुएटिंग नहीं होता है, कांस्टेंट होता है, जबकि वहां पे जो वोल्टेज चाहिए वो हमको फ्लक्चुएटिंग मतलब वेरिएबल टाइप का चाहिए। समझ गया? अभी तक के सवाल में सर ये पूरा पेपर एनसीईआरटी का पूरा कंप्लीटली एनसीईआरटी है। अगर आप एनसीईआरटी पढ़े होंगे तो सारे क्वेश्चन आप कर सकते हैं। 24 पे चलते हैं। 3 मार्क्स का क्वेश्चन है। दीज आर वेरी सिंपल। देखो पहला क्वेश्चन है E0 Mn2 प्लस Mn जो है -1.18 वोल्ट दिया है। व्हाई इज दिस वैल्यू हाईली नेगेटिव इन कंपैरिजन टू नेबरिंग डी ब्लॉक एलिमेंट? नेबरिंग डी ब्लॉक एलिमेंट के कंपैरेटिवली ये बहुत ज्यादा नेगेटिव क्यों है? अब तुम मेरे को बस इतना बता दो कि किसी का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बहुत ज्यादा नेगेटिव होता है तो बेटर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है या रिड्यूसिंग एजेंट है, बस दैट इज द आंसर, खत्म। सेकंड 2 क्वेश्चन बच्चों डेफिनेशन बेस्ड है। आपको एनसीईआरटी का हम आई थिंक हर बच्चा जानता होगा सर, लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन अक्सर हम लोग नाम लेते हैं बहुत। और एक और बात है, डी ब्लॉक एलिमेंट जैसे ही आप पढ़ना शुरू करिएगा वहां पे पहला बात यही पढ़ाया जाता है कि जिंक, कैडमियम एंड मरकरी आर नॉट ट्रीटेड एज डी ब्लॉक एलिमेंट। कारण भी उसका पता है, डी ब्लॉक में होते हुए भी इसको डी ब्लॉक जैसा नहीं देखा जाता है। क्यों उसको इसलिए नहीं देखा जाता है? क्योंकि बाकी जो सारे एलिमेंट है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का आपको इनमें फर्क बहुत ज्यादा दिखेगा, जिंक, कैडमियम और मरकरी में, और ये ट्रांजिशन एलिमेंट जैसा प्रॉपर्टी भी बहुत हद तक शो नहीं करते हैं। तो ये कारण है, आपको देख लेना है एनसीईआरटी से। यूजिंग नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, सर एक और चीज हम लोग नोटिस कर रहे हैं, 3 मार्क्स का क्वेश्चन पार्ट वाइज आया है जैसा कि हम लोगों ने कहा था। हाँ बिल्कुल। और यहाँ पे फिर से मेरा अच्छा सर कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री का सवाल पूरा भरा हुआ है, जैसे 2 मार्क्स में भी हमने देखा और 3 मार्क्स और हाइब्रिडाइजेशन एंड मैग्नेटिक बिहेवियर अगला क्वेश्चन है जो आपको कहां लिखा बीबीटी एक्सप्लेन हाइब्रिडाइजेशन मैग्नेटिक बिहेवियर। बस आपको टाइप ऑफ लिगेंड पहचानना है। मैं फिर से कहूँ आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन चेक करना है और स्ट्रॉन्ग फील्ड है कि वीक फील्ड लिगेंड है, इसके आधार पे आप हाइब्रिडाइजेशन उसका देख सकते हैं। वैसे एक में कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है और एक में 4 है, तो 6 के लिए बनेगा अलग 2 केस और 4 के लिए अलग, ठीक है? तो ये आपको चेक कर लेना है। और दूसरा क्वेश्चन ये है जो काफी आसान है, राइट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ D5 आयन व्हेन डेल्टा नॉट ग्रेटर देन P। कल भी बात हम कर रहे थे कि बच्चों CFT देख लेना, हमने कहा था डिस्कशन। बिल्कुल, तो ये CFT का ही सवाल है। बोला है कि D5 आयन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना है जब डेल्टा नॉट P से बड़ा, तो लिख लीजिएगा बच्चों। दूसरा है क्या, डिफाइन द फॉलोइंग। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में फिर से देखिए, ये जो पहला क्वेश्चन है आई थिंक क्लास 11th का बच्चा भी जानता होगा, लेकिन आप 12th में अल्काइल हैलाइड एराइल हैलाइड वाला में एनसीईआरटी पढ़े होइएगा, तो वहाँ पे एनांसियोमर्स और रेसमिक मिक्सचर का डेफिनेशन है। एनांसियोमर्स भी डेफिनेशन बेस आप जानते हैं, ऑप्टिकल आइसोमर्स में मिलेगा, और रेसमिक मिक्सचर भी एनसीईआरटी बेस ही है। ये दोनों डेफिनेशन अगर आप अल्काइल हैलाइड वाला चैप्टर खोले तो एनसीईआरटी में बीच में ही है। Why is chlorobenzene resistant to nucleophilic substitution reaction? इसका 3 कारण हम लोग क्लास में डिस्कस किए थे। एनसीईआरटी बेस्ड डायरेक्ट टॉपिक है ये भी। आपको 1 मार्क्स में एक ही लिखना है। अच्छा देखिए 27 नंबर क्वेश्चन मैं कल फिर से मैं यहाँ पे याद दिला, तो सर हम लोगों ने बात किया था क्या ऑर्गेनिक में नेम रिएक्शन, और तीनों रिएक्शन नेम्ड रिएक्शन, वुल्फ, किस्लर, इटार्ड और कैनिजारो। अब इससे ज्यादा और तो क्या ही बोल सकते हैं। और एक में प्रोडक्ट कन्वर्जन के लिए रिएजेंट लिया है, लेकिन ये रिएजेंट भी बड़ा सिंपल है। थायोनाइल क्लोराइड बेस है, हाइड्रोजन, पैलेडियम BaSO4 है और हाइड्रोजीन है NH2NH2। और एक वाले में साइनाइड मतलब सबस्ट्रेट है और उसमें डाइबल H इन प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोलिसिस किया गया है और फिर डाइल्यूट NaOH के साथ उसको गर्म किया गया है। देख लेना है। फिर से एक आपको बायोमोलिक्यूल्स का क्वेश्चन है, नेटिव प्रोटीन, न्यूक्लियोटाइड और एसेंशियल अमीनो एसिड।
का डेफिनेशन लिखना है। तो मुझे तो पेपर पे एज सच कोई टफनेस भी नहीं लग रहा है सर, ये पूरा एनसीईआरटी में से। अब अगला केस स्टडी में जो सवाल है वो एक पैराग्राफ दिया हुआ है, ये तो खैर पढ़ने की बात है, लेकिन इसमें क्वेश्चन देखो, मैंने तुम्हें ये नाम कल बताया भी था, डिफाइन रिवर्स ऑस्मोसिस, आरओ का प्रिंसिपल मैंने एकदम सेम टू सेम कहा था कि ये देख लेना। नेम वन एसपीएम व्हिच कैन बी यूज्ड इन द प्रोसेस ऑफ रिवर्स ऑस्मोसिस। कोई भी एक एसपीएम आप ऐसा नाम बताइए जो कि आरओ के लिए यूज किया जाता है। सिंपल एसपीएम का मतलब क्या होता है, जो छन्ने की तरह से काम करता है। तो जो सॉल्ट निकालने का काम करता है उसका किताब एनसीईआरटी में नाम लिख रखा है, वो पढ़ लो, वही है। अगला क्वेश्चन है इसमें, सेकंड क्वेश्चन, व्हाट डू यू एक्सपेक्ट टू हैपन व्हेन आरबीसी आर प्लेस्ड इन 0.5% NaCl सॉल्यूशन। आपसे पूछा गया है कि आरबीसी को अगर 0.5% NaCl सॉल्यूशन में रखा जाएगा तो क्या होगा। तो 0.5% इज वेट बाय वॉल्यूम सॉल्यूशन है, कंसंट्रेशन दिया हुआ है, आर आपको 0.0821 लेना है और टेम्परेचर आपको पता है, नहीं दिया है तो 300 केल्विन लेंगे, ऑस्मोटिक प्रेशर निकल जाएगा, तुम्हें पता चल जाएगा कि प्रेशर किधर की तरफ जाएगा। उससे आपको पता चल जाएगा आरओ में क्या यूज करना है। नेक्स्ट इज व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग विल हैव हायर ऑस्मोटिक प्रेशर, 1 मोलर KCl 1 मोलर यूरिया सॉल्यूशन, जस्टिफाई योर आंसर। बिल्कुल बहुत सिंपल क्वेश्चन, इन दोनों में से कोई एक ही करना था। यहाँ पे मैं याद करा दूं, दोनों का मोलैरिटी सेम है, मतलब कंसंट्रेशन सेम है। इन दैट केस ऑस्मोटिक प्रेशर के लिए कुछ नहीं, बस आई देखना होता है। और यूरिया नॉन इलेक्ट्रोलाइट है, I is 1, और KCl स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, 2 आयन रिलीज करेगा, K+ एंड Cl-, so I = 2, जिसका I बड़ा उसका ऑस्मोटिक प्रेशर बड़ा, क्योंकि बाकी सारा पैरामीटर सेम है, so KCl will be the answer। थर्ड क्वेश्चन इज व्हाई ऑस्मोटिक प्रेशर इज ए कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। अभी मैंने तुम्हें कहा था कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी टाइप्स पूरा देख लेना। ऑस्मोटिक प्रेशर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी क्यों है? कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का जो डेफिनेशन है वही है, बिकॉज इट डिपेंड्स ऑन नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल प्रेजेंट इन सॉल्यूशन। खत्म। बच्चों दूसरा जो पैसेज इसमें सेट करा गया है बहुत अच्छा पैसेज है अमाइंस का। उसमें पहला क्वेश्चन आपको पूछा है कि अमाइंस का इंक्रीजिंग ऑर्डर में बेसिसिटी आपको इसमें चूज करना है। नॉट अमाइंस बल्कि इसमें डेरिवेटिव भी है। सारे क्वेश्चन में इसमें अमाइंस नहीं है, बल्कि एक में NO2 भी है और CH3 भी है, पैरा नाइट्रोटोल्यूइन है एक तरीके से देखा जाए तो। और उसमें पूछा है कि आपका बेसिक कैरेक्टर कौन सा है, तो आप जानते हैं चेक करना। बेसिक कैरेक्टर के लिए हम लोग ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप के आधार पे जजमेंट लेते हैं, वो आप चेक करिएगा। वाई pKb ऑफ एनिलीन इज मोर देन दैट ऑफ मिथाइल अमाइन, कारण आप जानते हैं, रेजोनेंस भी है, बहुत सारा कारण। अरेंज द फॉलोइंग इन एन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर, सारा चीज बेसिसिटी के आधार पे कंपेयर करा गया। और एक और बात है, व्हाई अमोनोलाइसिस ऑफ अल्काइल हैलाइड इज नॉट ए गुड मेथड टू प्रिपेयर प्योर अमाइंस। बोला है कि आप अल्काइल हैलाइड का अमोनोलाइसिस करिएगा तो आपको प्योर अमाइंस क्यों नहीं मिलता है, मिक्सचर क्यों मिलता है। बहुत सारे प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है, रीजन आपको देख लेना है क्यों होता है। आगे तो 5 मार्क्स का क्वेश्चन पे चलते हैं। और 5 मार्क्स की जैसा कि हमने कहा था, फिर से 3+2 का फॉर्मेट दिख रहा है फिजिकल में, तो यही है। चलिए डिस्कस करते हैं। आसान लिया और मैंने आपको कहा भी था कि 3 मार्क्स में तो न्यूमेरिकल मिलेंगे, आपको न्यूमेरिकल करना ही है, चेक करना है। गिब्स एनर्जी, गिब्स फ्री एनर्जी का फॉर्मूला कुछ ऐसा अगर है कि तुम्हें फॉर्मूला नहीं याद है तो फिर इसका तो कोई विकल्प नहीं है, टू बी ओपन। तो अपने को स्टैंडर्ड गिब्स फ्री एनर्जी निकालना है, तो डेल्टा G नॉट इक्वल टू माइनस NF E नॉट सेल और NF E नॉट सेल। E नॉट सेल कैसे निकलेगा? बाय नर्स्ट इक्वेशन, कल से नाम भी दिया था नर्स्ट इक्वेशन का। E नॉट सेल इक्वल टू E सेल माइनस E सेल इक्वल टू E नॉट सेल माइनस 0.0591/n log K। वहां से आप K निकाल सकते हो। कंसंट्रेशन दे रखा है प्रोडक्ट और रिएक्टेंट का, प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट करके आपको E सेल मिल जाएगा, E नॉट सेल मिल जाएगा, और फिर आप F का भी वैल्यू दिया है 96500। कुछ सवाल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर खाली निकाल लो, मल्टीप्लाई कर दो, खत्म। दूसरा क्वेश्चन है, टार्निश सिल्वर कंटेन्स Ag2S, कैन दिस टार्निश बी रिमूव्ड बाय प्लेसिंग टार्निश सिल्वर वेयर इन एन एल्युमिनियम पैन containing an inert electrolytic solution such as NaCl। सर मैं इसका जवाब देना बिल्कुल भी उचित नहीं समझता, क्योंकि ये सिंपल है रिएक्टिविटी सीरीज, बच्चा क्लास 9 से पढ़ने आ रहा है। ये क्वेश्चन बस यही पूछ रहा है कि Ag2S है, सिल्वर का है,
और उसको सल्फाइड हम और एल्युमिनियम में रख सकते हैं कि नहीं, इट्स वेरी सिंपल, इसका जवाब देना कोई जरूरी नहीं है। एक और बात नेक्स्ट इसके में और में पोटेंशियल का डेफिनेशन और सेल पोटेंशियल एंड फ्यूल सेल एनसीईआरटी रेलेवेंट है, और इस पर एक 3 मार्क्स का न्यूमेरिकल पूछा है, कैलकुलेट द ईएमएफ ऑफ द सेल, और ई नॉट ऑक्सीडाइजिंग पोटेंशियल प्लस रिड्यूसिंग पोटेंशियल करना है। इसमें भी नेक्स्ट इक्वेशन लगेगा, तुम कर सकते हो। बच्चों 32 नंबर क्वेश्चन फिर से वापस है, ये रिएजेंट को मिक्स करके पूछा हुआ गया सवाल है। एक मॉलिक्यूलर फार्मूला C2H6O है, ठीक है। तो C2H6O मेरे हिसाब से होता है अल्कोहल, ठीक है। अल्कोहल को ऑक्सीडाइज करे हैं CrO3 से। देखिए पीछे भी पूछा है CrO3 से ऑक्सीडेशन एमसीक्यू में। तो बी कंपाउंड बना, बी को आयोडीन के साथ वार्म किए हैं एक्वस सॉल्यूशन ऑफ NaOH में, gives a yellow precipitate of compound C when compound A is heated with concentrated H2SO4। मतलब जो अल्कोहलिक जो सबस्ट्रेट आपका था उसको H2SO4 से कंसंट्रेटेड H2SO4 से ट्रीट करिएगा तो आप तो जानते हैं ना डिहाइड्रेटिंग एजेंट होता है H2SO4। तो एक प्रोडक्ट बनाया D which on reaction with excess HI gives compound E, identify ABC। फ्लो चार्ट बना करके बच्चों को करना चाहिए ऐसा रिएक्शन, फ्लो चार्ट से बहुत आसानी से होता है। एक 5 मार्क्स का क्वेश्चन है। उसके बाद फिनॉल इज ट्रीटेड विद कंसंट्रेटेड HNO3, आपको केमिकल रिएक्शन बताना है। प्रोपीन इज ट्रीटेड विद डाइबोरेन फॉलोड बाय ऑक्सीडेशन, बहुत इंपॉर्टेंट क्लास 11th भाई प्रोपीन है। क्लास 11th में अगर आपने ध्यान नहीं दिया होगा तो यहाँ पे फंसा। हालांकि क्लास 11th में ये केमिकल प्रॉपर्टी में था, अभी आपका प्रिपरेशन मेथड में होगा ये। सोडियम टर्शियरी ब्यूटॉक्साइड इज ट्रीटेड विद CH3Cl, होल पेपर इज NCERT बेस्ड। गिव अ सिंपल केमिकल टेस्ट टू डिस्टिंग्विश, टेस्ट का नाम भी लिया मैंने गया। बोला था अल्कोहल फिनॉल में कि ल्यूकास टेस्ट देख लेना है। ब्यूटेन 1 ऑल और ब्यूटेन 2 ऑल में डिग्री का फर्क है, 1 डिग्री अल्कोहल है, 2 डिग्री अल्कोहल, देख लेना था। Arrange the following in increasing order of acidic strength, phenol, ethanol और water। सब में से H+ निकाल कर क्या बाकी चेक कर लो स्टेबिलिटी। Give IUPAC name of, अब तो क्या ही बताएं इसमें। Give a simple chemical test to distinguish। सर देखिए मैंने 2 टेस्ट गेस किया अभी तक। मैंने कहा था कि अल्कोहल का एक टेस्ट है और एक टेस्ट अल्डिहाइड कीटोन में है, फेलिंग और वो टॉलेंस का। और इसमें पूछा है देखिए प्रोपेनल और प्रोपेनॉन का केमिकल टेस्ट बताइए, तो अल्डिहाइड और कीटोन का है, और इससे पहले वाले क्वेश्चन में अल्कोहल का टेस्ट था। हाउ विल यू कन्वर्ट टू फॉलोइंग, बहुत इंपॉर्टेंट है। टोल्यूइन से बेंजोइक एसिड, इथेनॉल से प्रोपेन टू ऑल, और प्रोपेनल से 2 हाइड्रोक्सी प्रोपेनल। बहुत सिंपल कन्वर्जन सब है। ओके बच्चों, मुझे उम्मीद है कि आपका पेपर अच्छा गया होगा, है ना। बहुत बच्चों को ये लगा भी होगा कि सर ने आंसर क्यों नहीं बताया। बच्चों बहुत सिंपल था। पहली बात तो कि हम लोगों ने पेपर का जो ये पेपर एनालिसिस हम लोगों ने करा है, पेपर सॉल्यूशन नहीं करा है, ठीक है। तो बच्चों को ये संशय ना रहे, है ना। और पेपर एनालिसिस के आधार पे आप इस निष्कर्ष पे जरूर पहुंचे होंगे कि NCERT को करना बहुत जरूरी है। और सर हम बच्चों से इतना जरूर अपील करना चाहेंगे कि आने वाले मैथ्स एग्जाम के लिए, हालांकि मैथ्स के एक्सपर्ट बैठे मैं तो क्या ही बोलूँ, ठीक है, लेकिन आने वाले मैथ्स के एग्जाम में सर हमको लगता है बच्चा अगर 10 दिन के अंदर सर NCERT खाली 2 बार सॉल्व कर ले तो क्या उसका पार घाट लग जाएगा? बिल्कुल। क्लास में जितना आपको कंटेंट कराया गया है उसके हिसाब से तो ये खैर कुछ भी नहीं है पेपर। और मैं यही कहूंगा कि बस NCERT अभी आप करें और एग्जाम्पल्स और एक्सरसाइज दोनों के क्वेश्चन तैयार करें। और इस पेपर को एनालाइज करने के बाद मुझे ये लगा है कि अगर आप क्लास रेगुलरली करे होंगे और NCERT की किताब सही मामले में पढ़े होंगे तो आपसे ये पूरा पेपर सॉल्व हुआ होगा। जब हम लोगों ने ऑर्गेनिक डिस्कस करा था ना, तो मतलब हम कभी दिखाएंगे बच्चों को, और जो बच्चे जानते भी होंगे। सर NCERT जब हमने कराया था मैंने पूरा पेंसिल से उसमें बुक के अंदर पूरा अंडरलाइन वगैरह करा करके सामने सब चीज एनालिसिस कराया था, एक दिन में। दिस पेपर इज समवट इजी टू मॉडरेट लेवल। हालांकि मैं फिर से ये पेपर टफ नहीं है, ऑर्गेनिक में भी बहुत आसान। आई थिंक ऑर्गेनिक की जल्द इजी, कई बच्चे डरे होते हैं ऑर्गेनिक के रिगार्डिंग। आई थिंक ऑर्गेनिक इज टू मच इजी।
आप इसमें मैं एक चीज और सर कहूंगा कि क्लास 11th के जो बच्चे हैं जो अभी 12th में आए हैं उनके लिए क्या होना चाहिए, उनको क्या करना चाहिए, किस तरीके से सिंसियरली काम करना है? देखिए जैसा कि खास करके जो बच्चे IIM फाउंडेशन एडविंस से जुड़े हैं हमारे इंस्टीट्यूशन से, जाहिर सी बात है मैं अपने ही इंस्टीट्यूशन का नाम लूँगा, और जो बच्चे हमसे जुड़े हुए हैं एकदम निश्चिंत रहे बच्चों, है ना। पेपर एनालिसिस इसीलिए आपको करके बताए हैं, इसीलिए आपको ये हमने एनालिसिस करा, आप तक भी ये बात पहुंचना बहुत जरूरी है कि टीचर जो कंटेंट क्लास में करा रहा है क्या वैसा कंटेंट बोर्ड में आ रहा है या नहीं, कहीं हम गलत जगह तो नहीं जुड़े हुए, है ना। यू हैव ज्वाइंड बेस्ट इंस्टीट्यूट। जब बिल्कुल मैं भी ये बात कहूंगा, अगर क्लास 11th के बच्चे होंगे 12th का कॉपी ले आओ, मैं तो कॉपी और एनसीईआरटी की किताब से क्वेश्चन टकरवा दूं कि एकदम सेम टू सेम आ रहा है, और जिस लेवल पे न्यूमेरिकल्स मैंने करवाए हैं बच्चों मैं वापस, बहुत लोगों का सर आपत्ति भी होता है कि बोर्ड के क्वेश्चन के लिए इतना ये कर रहा है, लेकिन इतना नहीं कर रहे हैं बच्चों। बोर्ड का क्वेश्चन है, आई नो डेट बोर्ड का क्वेश्चन रिपीट करता है, बट फिर भी मैं बता दूं आपको, सॉरी बच्चों मुझे थोड़ा सा खांसी है, बीमार हूँ। बोर्ड के क्वेश्चन में मैं थोड़ा बोर्ड का क्वेश्चन के रिगार्डिंग भी मैं इसलिए बात कर रहा हूँ क्योंकि आप ये देखिए कि जिस चीज़ को लास्ट मिनट टिप्स में टीचर लोगों ने संकेत दिया और आप काउंट कर सकते हैं कितने क्वेश्चन जो पिछले वीडियो से क्लासरूम प्रोग्राम उनके लिए तो जो होल ईयर के लिए कर रहे हैं उनको तो खैर इस पेपर में सोचने जैसा कुछ है ही नहीं, ठीक है। बस मैं यही कहूंगा कि आप क्लास सिंसियरली करें, पर डे टाइम पर आए, सारा कुछ करें, कंटेंट जिस हिसाब से आपको कराया जा रहा है उस हिसाब से करें, और अगर आप एन मौके पे अभी सीरियस नहीं होइएगा तो बस लास्ट मिनट टिप्स जो होता है या रिवीजन टिप्स वो किस लिए होता है कि आप पास कर जाओ, क्योंकि आप अभी तक नहीं पढ़े हो, बस बिल्कुल ठीक है। और अगर आप सब कुछ ठीक ठाक से शुरू से कर रहे हैं तो आपको फिर कोई टेंशन ही नहीं है। ओके बच्चों, तो ठीक है, हम मिलेंगे आपसे जल्दी ही फिर से नेक्स्ट स्लाइड के साथ। आप हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए, और मैथमेटिक्स का पेपर आने वाला है, उसमें भी हम लोग पेपर स्ट्रेटेजी डिस्कस करेंगे। लास्ट में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जैसे कि मैंने 10th में कराया था, मैं फिर से 5 मार्क्स के क्वेश्चन आपको करवाऊंगा, तो उसमें भी आप जुड़े रहें। थैंक यू एंड कीप वॉचिंग।